नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है, सलाम है। आखिरकार मोदी सरकार का जो आर्थिक रामराज है उस पर एक बड़ा बयान, बड़ा स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के जरिए देश और दुनिया को सुनाया, जब उसने कहा कि मोदी जी का जो सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा प्रोसेस है, यह पूरी की पूरी व्यवस्था है, यह दरअसल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यह जनता को उनके हक से महरूम करती है, डिप्राइव करती है। सबसे बड़ी कि उनको जानकारी नहीं होती, राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन है। और साथ ही साथ एक बहुत अहम बड़ी बात कही, जिसका डिटेल में खुलासा कैसे और कब होगा, लेकिन सूत्र तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, और वह यह कि इस बहाने जिन कंपनियों ने पैसा दिया, पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दिया, वह अपनी नीतियों में किस तरह से तब्दीली लेकर आए, उसकी वजह से यह पूरा का पूरा गठजोड़ जो नेक्सस है वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और यहां यह याद रखना बहुत जरूरी है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू हुए 2018-19 की जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें आप देखिए कि 90% कॉरपोरेट जो पूरा का पूरा पैसा मिला, बॉन्ड्स मिले, वह सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी के पास गए। यानी यह लिंक, यह जो आर्थिक भ्रष्टाचार की पूरी नदियां बही, यह सिर्फ और सिर्फ भाजपा के खाने में गई। इस पे डिटेल खबर तभी हम कर पाएंगे जब एसबीआई, जहां से यह पूरा का पूरा प्रोसेस चला है, वह उन नामों को पब्लिक डोमेन में डाले, पता चले कि किसने किसको, किस पार्टी को कितना पैसा दिया और कब दिया। लेकिन इसी मद्देनजर जो सबसे बड़ा तथ्य है कि 2018 से जो पूरा सिलसिला शुरू हुआ, आप देखिए उसमें भारतीय जनता पार्टी को 5,200 करोड़ रुपए, जी हां ध्यान से सुनिए, 5,200 करोड़ रुपए जो मिले, वो कहां से मिले और उसका भाजपा ने कैसे इस्तेमाल किया, क्योंकि यहां हम ठहर के सुनेंगे कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा का यह बयान, क्योंकि वह सीधे सीधे मांग कर रहे हैं और एक अहम सवाल उठा रहे हैं कि इतना पैसा लेकर मोदी जी ने कहां क्या बेचा, या जिसका संकेत सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिया कि इससे जो लिंक हुआ है, इधर से पैसा दिया गया और उधर नीतियों में तब्दीली की गई, यह लिंक अगर तभी स्टैब्लिश होगा जब एसबीआई उन तमाम नामों को पब्लिक डोमेन में डालेगी। आइए सबसे पहले सुनते हैं पवन खेरा और उनके द्वारा उठाई गई चिंताओं पर बात करते हैं। जो 95% इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा एक पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को मिला, हम भी ये जानना चाहते हैं, देश भी ये जानना चाहता है कि उसके एवज में आपने क्या हवाई अड्डे बेचे हैं, आपने क्या कोयले की खदानें बेची हैं, आपने क्या किया है, या एमएलए खरीदे हैं, या नए सूट सिलवाए हैं। ये जानने का हक हम सबको है, या नए हवाई जहाज खरीदे हैं, हमें नहीं मालूम आपने क्या खरीदा। 95% यानी कि 5,200 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के अकेले के खाते में इलेक्टोरल बॉन्ड से आया है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का खुले दिल से स्वागत करते हैं और हम ये मांग दोहराते हैं कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उस तमाम जानकारी को सार्वजनिक पटल पर रखे जिससे कि जनता को यह मालूम पड़े किसने कितना पैसा किसको दिया। आपको याद होगा कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार मनी बिल के तौर पे लेकर आई थी, ताकि राज्यसभा में इस पर कोई चर्चा ना हो, कोई बहस ना हो और सीधा पारित हो जाए। आज भी हमें डर है और हमारा डर भी जायज है। हमारा डर यह है कि कहीं फिर से कोई अध्यादेश जारी ना हो जाए ताकि इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बच जाए सरकार।
दोस्तों, यह क्रम समझना बहुत जरूरी है। यह जो सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड है, यह लागू हुआ जनवरी 2018 से, लेकिन इसके खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई 2017 से ही। और आप देखिए, यह क्रोनोलॉजी समझिए। जनवरी 2018 में यह पारित होता है और आप ध्यान से देखिए, 2018 में भारतीय जनता पार्टी के पास जो इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा आता है वह है 1450 करोड़ रुपए। इधर बॉन्ड खुला, उधर भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा गया और फिर 2019 में यह पैसा और बढ़ जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए 2555 करोड़ रुपए होता है और 2021 और 22 थोड़ा सा कम होता है, 1032 करोड़ रुपए के करीब। और 22 और 23 को लेकर जो आंकड़े हैं वह चौंकाने वाले हैं, क्योंकि यह जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है वह यह भी बता रहा है कि जब इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, चुनौती देने वाले एडीआर जो संस्था है, जो लगातार इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए काम कर रही है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए काम कर रही है, वह गई थी। कांग्रेस नेता गए थे यहां पर और सीपीएम गई थी यहां पर। कपिल सिब्बल सहित प्रशांत भूषण का बयान भी सुनना जरूरी है, जो वो आकर बाहर बता रहे हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने लंबा समय लिया, 6 साल का समय लिया इस पर फैसला देने के लिए। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल मिलॉर्ड यह है कि जब आपने अपना फैसला 2 नवंबर 2023 को रिजर्व किया, तो क्या सोच के रिजर्व किया आपने? क्योंकि 2023 और खास तौर से नवंबर बहुत अहम साल था, बहुत अहम महीना था। अगर आपका यह फैसला उस समय आ गया होता तो शायद जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उनके लिए जिस तरह की उगाही हुई उस पर हो सकता था एक रोक लगती। क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि यही वो महीने हैं जहां पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होते हैं और हम सब देखते हैं पैसे का खेल इन चुनाव में भी। तो सवाल यह उठता है मिलॉर्ड कि एक तो आपने 6 साल लगाए इस अहम फैसले पर पहुंचने तक, और पहुंच भी गए आप। उसके बाद आपने नवंबर में 2 नवंबर को इसको रिजर्व किया और आपने सुनाया फरवरी में इसे। आधी फरवरी बीत गई, अब लोकसभा चुनाव आने को है, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड्स और उसके जरिए होने वाला चुनावी चंदा एक अपना बहुत अहम पड़ाव पूरा कर चुका है, चंदा उगाही हो चुकी है मिलॉर्ड। ऐसे समय इस तरह का फैसला जो जमीन पर आया है उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा? और सबसे बड़ा सवाल, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? यह सवाल है जो तमाम विपक्षी दल अपनी चिंताओं में उठा रहे हैं। और देखिए, जो चिंता इस समय हम सबके सामने है, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी होगी और तमाम दलों के सामने भी होगी, वह यह कि इसका काट मोदी जी कैसे करेंगे। क्योंकि यहां यह याद रखना बहुत जरूरी है कि मोदी सरकार जनवरी 2018 में इसे मनी बिल के तौर पर लाई थी, यानी राज्यसभा में इस पर चर्चा नहीं हुई थी, क्योंकि वहां पर विपक्ष के द्वारा इसका विरोध करने की प्रबल संभावना थी। तब मनी बिल का सहारा लिया गया। तो क्या इसका काट मोदी जी एक अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस लाके करेंगे, जिसका जिक्र कांग्रेस कर चुकी है? क्योंकि कांग्रेस को इस बात की आशंका है कि इसका काउंटर वह अध्यादेश लाकर कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना तो मोदी जी खूब ही जानते हैं। हम सब ने देखा है कि चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर उससे सीजीआई को जो बाहर का रास्ता दिखाया गया, उसके बारे में किस तरह से मोदी सरकार ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला नहीं बदला, बाकी अलग कानून लाकर, बल्कि एक नया प्रावधान कर दिया कि चुनाव आयोग पर पूरी की पूरी तरह से सरकार का और यूं कहिए कि मोदी जी का बोलबाला हो गया। तो क्या इस बार भी इसी तरह का कोई खेल खेला जाएगा? क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा समय बाकी है।
विपक्ष की यह आशंका निर्मूल नहीं है कि इसका काट मोदी जी कैसे करेंगे। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि अब तो इतना खुला खेल हो गया है कि हो सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को मोदी जी सीक्रेट रहने ही ना दें, खुलकर चंदा लिया जाए और खुलकर काम किया जाए, क्योंकि 2014 से लेकर 2024 के बीच किन कॉरपोरेट को क्या क्या फायदा हुआ, क्या बंदरगाह मिले, क्या एयरपोर्ट मिले, किस तरह से अर्थव्यवस्था पर उनका बोलबाला हुआ है, जो भी चीज बिक रही है वह किस खेमे में जा रही है, यह भी एक खुला खेल हो चुका है। यानी बहुत सी चीजें अभी भी छुपी हुई हैं, लेकिन फिलहाल यह जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट का देर से आया यह फैसला अगर ध्यान से लोग देखें और लोगों को देखने दिया जाए तो मोदी जी का भ्रष्टाचार मुक्त रामराज असली कहानी इलेक्टोरल बॉन्ड्स में छुपी हुई है। तो आप देखिए, एक तरफ आर्थिक रामराज, उसकी पोल ये खुल रही है, और वहीं दूसरी तरफ ध्यान से देखिए यह खबर बता रही है कि जो राम को लाने वाले हैं वह 30,000 से अधिक टीयर गैस, आंसू की वर्षा कर रहे हैं दिल्ली की सरहद पर बैठे तमाम किसानों के ऊपर। मैं यहां दिल्ली की सरहद जानबूझकर बोल रही हूं, क्योंकि जिस तरह से किसानों को रोका गया उससे ऐसा लग रहा था कि ये किसी और देश से आए लोग हैं जिन्हें रोकना बहुत जरूरी है और सब कुछ इनके लिए करना बहुत जरूरी है। 30,000 आंसू गैस का इस्तेमाल और उधर 5,000 करोड़ से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड्स की खरीद बिक्री भाजपा के पक्ष में होना, कहानी बहुत बड़ी है। यह जो आर्थिक भ्रष्टाचार का भंडा फूटा है, क्या यह एक पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा? यह एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। शुक्रिया।